दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो सीरीज़ में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि आपके आगे होने वाले कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये जो है हमारा दूसरा वीडियो है, क्योंकि इससे पहले जो है ऑलरेडी एक वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि इन्वर्टर जो कि एक उपकरण है और ये जो है इनमें से किसको किस में परिवर्तित करता है। चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों अगर बात करें सही जवाब की तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इन्वर्टर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है और ये जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके अलावा दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कि एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, जिसको हिंदी में दिष्टकारी भी कहा जाता है। ठीक है, और डीसी को एसी में कौन बदलता है तो ध्यान रखेंगे इन्वर्टर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि राइफल से निकली हुई गोली के अंदर जो है कौन सी ऊर्जा संचित होती है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, गतिज ऊर्जा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। अगर बात करें कि गतिज ऊर्जा किसको बोला जाता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर जो है किसी भी पिंड की गति के कारण उस पिंड में जो संचित ऊर्जा होती है उसी को जो है उस पिंड की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ठीक है, और यहाँ पर अगर क्वेश्चन को लेकर के बात करें कि बंदूक से दागी हुई गोली जो है वो अपने उच्च वेग के कारण जो है उसमें बहुत ज़्यादा अधिक जो है वो गतिज ऊर्जा रखती है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए जो है कौन से उपकरण को प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों उपकरण से संबंधित जो है एक क्वेश्चन आपको नाविक एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, तो इस टॉपिक को जो है हमें अच्छे से कवर करना है। तो खारे पानी की सांद्रता की बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीएच मीटर। ठीक है, अब ये पीएच मीटर क्या होता है तो आप लोग बोल सकते हैं कि पीएच मीटर जो है वो एक वैज्ञानिक उपकरण है जो कि पानी यानी कि जल आधारित विलयनों में जो है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की माप करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये खारे पानी की सांद्रता को मापता है। और हाँ दोस्तों साथ ही जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ लगाने के लिए जो है टेक्स्ट बुक को प्रीफर कर सकते हो। दोस्तों textbook.com और उसकी एप्लीकेशन पर जो है आप लोगों को सिलेबस और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ ही जो है आप लोगों को एक ही पास के अंदर सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो है एक्सेस मिल जाता है मॉक टेस्ट का। और यहाँ पर जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पास को ज़रूर से परचेस कर लीजिएगा। और उसको परचेस करते टाइम अगर आप लोग हमारा कूपन कोड DP10 यूज़ करते हैं तो इससे आप लोगों को एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों टेक्स्ट बुक पास को परचेस करने के लिए लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग जो है वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर जो है दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो वायुमंडल में मुख्य रूप से वृद्धि के कारण होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। देखिए होता क्या है कि वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाली जो सूर्य की किरणें होती है ना उनको वायुमंडल से बाहर नहीं निकलने देती, यानी कि उनको एक तरीके से रोक करके रखती है। और सूर्य की किरणें जो है वो प्राप्त विकिरण से वायुमंडल उससे गर्म हो जाता है, जिससे कि वायुमंडल का तापमान भी बढ़ने लग जाता है, यानी कि तापमान में भी वृद्धि हो जाती है। और इसके कारण आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होता है। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। देखिए बायोगैस को लेकर के अगर हम बात करें तो बायोगैस को जो है गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे। और बायोगैस का जो उत्पादन होता है ना, वो जानवरों और पौधों के जैविक कचरे से या फिर जो है उनके अवयवीय अपघटन के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। और मीथेन जो कि एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि पीतल जो है इनमें से किसका मिश्रण होता है, ठीक है, यानी कि जो ब्रास होता है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो पीतल है ये एक मिश्र धातु होती है, और मिश्र धातु क्या होती है, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक धातु मिली हुई हो, ठीक है। तो पीतल की बात हो रही है, तो पीतल में दोस्तों कॉपर और जिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर और जिंक। इसके अलावा दोस्तों अभी जो आपका कुछ टाइम पहले नाविक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था जर्मन सिल्वर को लेकर के कि जर्मन सिल्वर जो है वो किसका मिश्रण होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जर्मन सिल्वर के अंदर कॉपर, जिंक और निकल, ये 3 चीज़ें होती है, ठीक है। दोस्तों एग्ज़ाम जो है वो आपका नवंबर में होने वाला है और वैकेंसी आ चुकी है, तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को अब और बेहतर लेवल पर करें, क्योंकि आपकी जो कंपटीशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता ही जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को जो तैयारी है वो भी उसी लेवल पर करनी है, ठीक है। तो वीडियोज़ को एंड तक ज़रूर से देखिए, इनके नोट्स तैयार कीजिए और इनको जो है रिवाइज ज़रूर से कीजिएगा, और इसके साथ ही जो है सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो किस नियम के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं परमाणु वृत्त, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन या फिर परमाणु द्रव्यमान। तो दोस्तों जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान के ऊपर जो है आधारित थी, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधारित जो है उसमें तत्वों को सजाया गया था। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेकिन अभी जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी है जिसकी खोज हेनरी मोजले के द्वारा की गई थी, उस आवर्त सारणी में क्या रूल है, तो उस आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पर जो है सजाया गया है, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि खगोलीय निकायों को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। तो ऑप्शंस हैं बायोस्कोप, दूरबीन, माइक्रोस्कोप या फिर पेरिस्कोप। तो देखिए दूरबीन जो कि एक ऑप्टिकल उपकरण होता है जिससे कि दूर की वस्तुएं जैसे कि तारे, सितारे, ग्रह वगैरह को देखने के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेलीस्कोप या फिर दूरबीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी किरण इनमें से कौन सी है। ऑप्शंस हैं बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या फिर अल्फा किरण। तो यहाँ पर जो है देखिएगा करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्फा किरण या फिर अल्फा कण। देखिए अल्फा कण जो है वो सबसे भारी कण होता है, ठीक है, और जो इसकी उत्पत्ति होती है ना वो किसी भी भारी नाभिक के जो है क्षय होने से होती है, ठीक है। और अगर बात करें कि अल्फा कण पर कौन सा आवेश होता है तो इसमें जो है धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बीटा किरणों पर कौन सा आवेश होता है तो बीटा कणों पर जो है ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। और गामा किरणों के बारे में तो आप जानते ही हैं, गामा किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय या फिर फोटोन की तरंगें होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर जो है काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस। तो देखिए दोस्तों लाफिंग गैस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपके N2O होता है, ठीक है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। और ये जो है एक रासायनिक यौगिक है जो कि एक गंधहीन, रंगहीन और मतलब कि हल्के मीठे स्वाद वाली एक गैस होती है, ठीक है। और दर्द निवारक के रूप में जो है इसको यूज़ में लिया जाता है हॉस्पिटल वगैरह में। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आने के कारण होता है, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि एरोप्लेन वगैरह में जो यात्री ट्रेवल करते हैं उनमें से जो है कुछ लोगों के नाक से जो है खून आने लग जाता है। तो ऐसा किस वजह से होता है।
तो देखिए दोस्तों, इसका कारण है निम्न वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, निम्न वायुमंडलीय दबाव के कारण जो है अधिक ऊंचाई पर जाने से जो है नाक से खून आने लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, अगर आप लोग पेन कैरी कर रहे हो, यानी कि जो पेन होता है बॉल पेन या फिर फाउंटेन पेन, उसकी जो शाई होती है वो भी बाहर निकल आती है। ठीक है, वो किस वजह से होता है, तो वो भी जो है निम्न वायुमंडलीय दबाव के कारण ही होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों ही एग्जाम्पल जो है आपके नाविक एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो दोनों को ही आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 12, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हो उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि एक ही तत्व के परमाणु होने चाहिए, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या है यानी कि मास नंबर वो अलग अलग हो, तो उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, समस्थानिक क्या होते हैं, यानी कि जिनको इंग्लिश में आइसोटोप्स कहा जाता है। तो समस्थानिक वो होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक समान होता हो, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग होता हो। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, जैसे कि हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शंस हैं सेकेंड स्केल, वेगिंग स्केल, रिक्टर स्केल या फिर मर्केली स्केल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल के द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, और इसको जो है मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक जीके के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे भूकंप के अध्ययन को जो है सिस्मोलॉजी के अंदर किया जाता है, यानी कि जो भूकंप का अध्ययन होता है ना वो सिस्मोलॉजी के अंदर ही आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है थर्मोमीटर के अंदर जो है इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। जो थर्मामीटर होता है जिसके द्वारा हम लोग जो है शरीर का तापमान वगैरह मेज़र करते हैं, तो उसमें क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं सोना, चांदी, पारा या फिर तांबा। तो थर्मामीटर का प्रयोग हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का तापमान वगैरह को मापने के लिए किया जाता है, और इसके अंदर जो है पारे को प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, यानी कि मरकरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी। देखिए, पारा एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर भी जो है द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गिवन है कि निम्नलिखित में से विद्युत तारों के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शंस दिए गए हैं जस्ता, तांबा, लोहा या फिर स्टील। तो देखिए, वैसे तो चांदी जो होती है वो विद्युत धारा का सबसे आदर्श सुचालक मानी जाती है। ठीक है, लेकिन इन ऑप्शंस में आपको चांदी नहीं दिया हुआ है, तो इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। ठीक है, विद्युत तार जो होते हैं वो तांबे और एल्यूमिनियम वगैरह के बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि तांबा जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, चलिए क्योंकि देखिए सीधी बात है, ये एक विद्युत का अच्छा सुचालक है और इसका जो प्रतिरोध होता है वो भी कम होता है। ठीक है, इस वजह से जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि तरंगों का जो वेग होता है वो किस में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो तरंगों का जो वेग होता है ना वो आवर्ती और तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करता है। ठीक है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा v = n लेमडा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ पर v जो है वो वेग होता है, n जो है वो आवर्ती है, और लेमडा जो है वो तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आवर्ती गुणे तरंग दैर्ध्य। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17, और यहाँ पर जो है आपको प्रश्न दिया गया है कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो किस माध्यम में अधिक तेजी से होता है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं संघनन, संवहन, विकिरण या फिर सभी माध्यमों में बराबर। तो जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो विकिरण यानी कि रेडिएशन माध्यम में जो है सबसे अधिक यानी कि बहुत तेज़ी से होता है, और विकिरण में जो है ऊष्मा के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, और इसमें जो है ऊष्मा जो है ना वो तरंगों के रूप में चलती है, जिनको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगें बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी तक जो सूर्य की ऊष्मा विकिरण जो है ना वो इसी विधि से पहुँचती है। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, चलिए
अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 18 और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि स्थायी चुंबक जो है ये किससे बनाया जाता है। ठीक है, जो आपके लगभग 1-1.5 साल पहले जो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, हमने अभी तक इनको नोट डाउन करके रखा है। तो स्थायी चुंबक के बारे में पूछा जा रहा है कि किससे बनाया जाता है। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है स्टील, कोबाल्ट और निकल धातुओं की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को कोबाल्ट देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट। ठीक है, और अगर स्थायी चुंबक के उपयोग की बात करें तो देखिए साउंड स्पीकर वगैरह जो होते हैं उसमें इनको यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, विद्युत मीटर जो होते हैं उसमें भी जो है इसको यूज़ में लिया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हवा में जो है निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंगें होती है। ऑप्शंस हैं अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रत्यास्थ या फिर विद्युत चुंबकीय। तो देखिए कि हवा में जो है ध्वनि के प्रसार की दिशा में जो है कण इधर उधर कंपन करते रहते हैं। ठीक है, और ध्वनि तरंगें हमेशा अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंगें जो है वो तरंगें होती है जिनमें माध्यम का कण जो है उनके प्रसार की दिशा के समानांतर कंपन करता हो। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ध्वनि तरंगें जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल या फिर इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 20 जो कि आज के इस वीडियो सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि चलती हुई वस्तु को निम्न में से किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो काफ़ी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोगों को जो है आंसर समझ में आ जाएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं वेग, गति, गतिज ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि जो वस्तु चल रही होगी उसमें वेग, गति और गतिज ऊर्जा ये तीनों चीज़ें तो रहेगी, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए कि किसी भी वस्तु या फिर कण की जो स्थिति में परिवर्तन से जो है उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो आपने देखा होगा घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है। ठीक है, इसके अलावा जो तनी हुई कमानी की जो ऊर्जा होती है, ठीक है, उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा रहती है, लेकिन जो चलती हुई वस्तु होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, जैसा कि हमारे हर एजुकेशनल वीडियोस के कंटेंट में रहता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि तारों का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, यानी कि द कलर ऑफ स्टार्स डिपेंड ऑन इट्स। ऑप्शंस दिए गए हैं तापमान, दूरी, आकार या फिर वजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और इसके साथ ही आप लोगों का इस वीडियो के बाद में स्कोर क्या रहा है वो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और इसको जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। PDF जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग जो है अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।